हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग मिश्रा। आज का हमारा ये वीडियो एक गाइडेंस टाइप ऑफ वीडियो होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइनर टेस्ट के लिए कैसे इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या एक बेस्ट सूटेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके लिए। देखिए, स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, खासकर नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत मैटर करती है। यहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा है इस एग्जाम को देने वाली और बहुत चंद लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो हर पॉइंट पे जहाँ पे भी कोई मिस्टेक हो सकती है ना, आपको वो सुधारनी है अपनी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आज कोचिंग के टेस्ट के लिए कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बीट ऑनलाइन कोचिंग और एन ऑफलाइन कोचिंग, आपकी कैसी भी कोचिंग हो पर आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होती है, तो क्या बेस्ट वे हो सकता है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में अराइज होते हैं। मैंने सारे नोट डाउन कर रखे हैं और मैं एक एक करके इन टॉपिक्स पे आपके लिए डिस्कस करूंगा। देखिए, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट माइनर। अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट शुरू कर देनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है क्योंकि समझ नहीं आता। देखिए, 21 डेज में आपका टेस्ट होता है मान लीजिए, तो जब 21 डेज में आपका टेस्ट होता है तो जो शुरुआत के 7 दिन है, अपन 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 21 डेज को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो आपका ये कैसा बनेगा, आपका ये बन जाता है 7 डेज का आपका पहला, 7 डेज का दूसरा, 7 डेज का तीसरा। ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए। अब जैसे ही ये शुरुआत के 7 दिन होते हैं, इन शुरुआत के 7 दिनों में आपको टेस्ट के बारे में नहीं सोचना है। इन शुरुआत के 7 दिनों में आपका करंट का जो सिलेबस चल रहा प्लस जो आपका बैकलॉग था उसको आपको अच्छे से कवर करने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपके सेकंड के 2 वीक्स आएंगे, मतलब ये सेकंड वीक आपका 7 डेज वाला, और फिर आपका जो थर्ड वीक आएगा, मतलब जिसके इमीडिएट बाद आपका टेस्ट होने वाला है, इस समय आपको अपना सारा का सारा अटेंशन अपने टेस्ट को देकर रखना है। इस समय आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई का जो रोज का रोज आपको पढ़ाया जा रहा है उसको मिनिमम 4 to 5 आवर्स डिवोट करने। उसके अलावा फिर आपको 3 आवर्स मिनिमम निकालने पड़ेंगे अपने रिवीजन के लिए, अपना पुराना रिवाइज करने के लिए। और रिवीजन कैसे करेंगे, नोट्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, वो सब अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है कि हाउ टू मैनेज करंट सिलेबस एंड रिवीजन, मतलब आपको करंट का सिलेबस और अपना रिवीजन कैसे मैनेज करना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें डर लगता रहता है कि हम आगे तो बढ़ रहे पर क्या रिवाइज कर पाएंगे, ठीक से रिवाइज नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल रहा है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक काम कीजिए कि आप सुबह का कुछ टाइम, मिनिमम 2 आवर्स आप डिवोट कर दीजिए अपने रिवीजन को लेकर। और वो रिवीजन कैसा होगा, मान लीजिए आपने फिजिक्स में 2 टाइम्स 3 टाइम्स अपने नोट्स पूरे पढ़ लिए हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन नोट्स में से आप शॉर्ट नोट्स अपने बनाएं। आपके 3 to 4 पेजेस मिनिमम, एक पेज की जो शीट होती है, एक शीट होती है, उसके आप 2 हिस्से कीजिए, 20 से लाइन खींच के। उन 2 हिस्सों के इतने पार्ट में, मतलब आधे पेज में, उस 2 हिस्से के भी एक हिस्से के आधे पेज में आपका 3 से 4 पेज फिजिक्स का आना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। और उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स लिखने हैं, कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बनाना है, और आपको सारे इंपॉर्टेंट अपने फॉर्मूले लिखने हैं। अगर आप इस तरह की फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो रोज रोज जब आपको सुबह रिवीजन करना है तो आप सो के उठे, अब आपको मान लीजिए रिवाइज जब करना हुआ तो आप 15 मिनट के अंदर एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर सकते हैं और उसके सारे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके वहां पे आ जाएंगे। बाद में जब आपको लगे कि अब मेरा ये थ्योरी पार्ट, फॉर्मूला पार्ट सारा याद हो गया है, तो मैं फिर अब जा सकता हूँ किसकी तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, पर ये काम आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके डेली बेसिस पर करना पड़ेगा। अपना दूसरा जो पॉइंट आता है कि हाँ, अब देखिए आपका डेली का आप सुबह 2 घंटा अपना फिक्स कर लिए, उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है आपको अपना करंट का सिलेबस पढ़ना है। करंट का सिलेबस किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, करंट के सिलेबस पे मेन फोकस, उसके साथ रिवीजन जितना मैनेज हो सके उतना आपको करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज अ सेफ स्कोर टू बी कॉन्फिडेंट। देखिए, सेफ स्कोर अलग अलग लोगों के लिए वेरी कर सकता है, आपका लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है आपके लिए सेफ स्कोर क्या है। पर अगर मैं एक बॉटम लाइन खींच दूं एक जनरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान इन स्टेट से आते हैं, दिल्ली, हरियाणा इन स्टेट से आते हैं, तो आपके लिए मिनिमम 610 ये आपके लिए मिनिमम लोएस्ट स्कोर है जो आपका मॉक्स में रेगुलर रहना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हाई कट ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे आपके पास हल्का भी ना लूज होने का मौका नहीं रहता।
आपकी थोड़ी सी मिस्टेक, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे पर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक आपको बाहर कर देगी उस कंपटीशन के, क्योंकि एकदम नेक टू नेक कंपटीशन है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 600 की कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, तभी आप फाइनल डे जा करके ऐसा पॉसिबल है कि आप सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा जो लो कट ऑफ स्टेट्स हैं, जहाँ कट ऑफ अराउंड 580, 570, 560 जाता है, इनके लिए एक सेफ स्कोर मान सकते हैं 540 के अराउंड। अगर आप 540, 550 के अंदर स्कोर कर रहे हैं, मतलब उसके बाद स्कोर कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए 1-2 टेस्ट साल में ऐसा आएगा आपके साथ जहाँ पे आपका स्कोर एकदम ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अगर आप रेगुलरली 600, 620, 610 स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसे भी टेस्ट आएंगे जहाँ आप 500 स्कोर कर रहे होंगे, 490 स्कोर कर रहे होंगे। तो उस मोमेंट पे अपने आप को एकदम संभाल कर रखना है और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। कोचिंग में ऐसे टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे बच्चा थोड़ा सा घबराए और अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा दे पढ़ाई की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, हाउ मैनी टाइम्स नोट्स शुड बी रिवाइज्ड। नोट्स कितनी बार रिवाइज करने चाहिए। एक तो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में आने के बाद इमीडिएटली उसी दिन आपको करना ही करना है। जब तक नोट्स पहली बार घर आके रिवाइज ना हो जाए तब तक सोना ही नहीं है। ठीक है, तो आप उस दिन पढ़े, घर आके रिवाइज कर लिए एक बार नोट्स, उसके बाद आपको एक बार और वो नोट्स क्लास में, जैसे अगला लेक्चर होने वाला है ना, मतलब अगले दिन आप स्कूल में गए और लास्ट डे कुछ फिजिक्स में पढ़ाया गया था, तो जैसे ही आप अपने वहाँ कोचिंग पे जाएंगे या स्कूल पे जाएंगे तो आपको पहले वो पलटा लेना है जल्दी से 3-4 पेजेस जो पिछले दिन पढ़ाए गए। तो यहाँ पे आपका दूसरा रिवीजन हो गया। थर्ड और फोर्थ रिवीजन आपको कैसे करना है, थर्ड रिवीजन आपको बीच में समय निकालना है और फोर्थ रिवीजन एग्जाम के पहले होगा। तो मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपके नोट्स आपको तैयार करने हैं, याद होने चाहिए अच्छे से, और उसकी सारी वैरायटीज के क्वेश्चन एकदम तुरंत आने चाहिए। आप जैसे वैसा क्वेश्चन देखें उस पैटर्न का, आप तुरंत उस पर आप अटैक कर सकें, है ना। इसके अलावा हाउ मेनी टाइम्स मॉड्यूल शुड बी सॉल्व। देखिए मॉड्यूल मिनिमम 2 टाइम सॉल्व होना चाहिए। एक तो आप तुरंत जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप तुरंत उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। उसके साथ जब किसी भी चैप्टर के 3-4 लेक्चर होते हैं ना, आपने पहले तो एक टॉपिक के क्वेश्चंस किए, फिर 3-4 लेक्चर होने के बाद आप एक साथ 3-4 टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और उसमें से मार्क करते रहिए आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जितनी अलग अलग वेराइटीज आपको मिलते हैं। एग्जाम से पहले आपके पास सॉल्व करने का समय नहीं होता, तो आपको सारी वेराइटीज एक स्कैन करके आप नहीं जानी है, आपको देख के जाना है कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा था, इस तरह क्वेश्चन में ऐसी अप्रोच लग रही थी। इस तरह का मटेरियल पर्सनल बेसिस पे आपको अपना प्रिपेयर करके रखना है। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एक्स्ट्रा नीड्स टू बी डन। नथिंग एक्स्ट्रा नीड्स टू बी डन अपार्ट फ्रॉम दिस। हम क्या सोचते हैं कि जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं वो कुछ एकदम दूसरी दुनिया से आया है, वो कुछ बहुत ही अलग प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसा नहीं होता, वो व्यक्ति भी यही प्रिपेयर कर रहा, बस आपके और उसके प्रिपरेशन के लेवल में डिफरेंस ये है कि वो मल्टीपल टाइम्स उसको कर रहा है। उसने इतनी मल्टीपल टाइम्स उसको कर लिया है कि एक एक्सपीरियंस उसके माइंड में डेवलप हो गया है। आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं तो आप लाइन पढ़ रहे हैं, लाइन का मीनिंग इन्फर कर रहे हैं। वो बच्चा जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, वो जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा है तो उसको क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें उसको समझ आ रहा है कि ये वाली लाइन पे मैंने क्वेश्चन उस बार उस एग्जाम में गलत किया था। क्यों? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन आपसे ज्यादा अच्छी है, उसने आपसे ज्यादा प्रैक्टिस की है, आपसे ज्यादा रिवाइज किया है, इसीलिए उसको ज्यादा वेराइटीज पता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है। ये एक्सपीरियंस आप भी गेन कर सकते हैं विद रेगुलर प्रैक्टिस। आप लगातार करते रहिए, एक समय आएगा जहाँ पे आप भी काफ़ी अच्छा स्कोर भी करेंगे, साथ ही काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे आगे के लिए। इसके बाद हाउ टू मैनेज टाइम अलॉन्ग विद कोचिंग। देखिए ये एक बड़ी परेशानी होती है, पर अब क्योंकि हम मिड ईयर के अराउंड आ गए हैं, आप में से बहुत सारे लोग सेटल हो गए होंगे, आपको अपना एक टाइम टेबल मिल चुका होगा, आपने कुछ बनाया होगा। और अगर अभी तक भी आपने नहीं बनाया तो देखिए पहली चीज़ कि आप सीरियसनेस में आइए, थोड़ा ऐसे हल्के से काम चलता नहीं है, ये एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम टेबल के रिस्पेक्ट में कोई भी ऐसा सेट रूल नहीं होता कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। इफ़ यू आर अ नाइट आउल यू कैन वेक अप टू 6 AM 7 AM, देन दैट्स ओके फॉर यू, there's nothing problem regarding that. And if you are a person who wakes up early, wakes up at 4 AM or 5 AM, and then he can continue that productivity throughout the day, then that is also okay for you. But you have to be in any of the two things. मतलब आपको कोई एक बनना पड़ेगा, या तो आप नाइट आउल बन जाओ या तो आप एकदम अर्ली बर्ड बन जाओ, आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचो कि आज एक दिन मैं 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक पढ़ लेता हूँ, अगले दिन फिर मैं सुबह पढ़ूंगा, उसके बाद कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं शाम को घूमने निकल जा रहा हूँ, तो फिर ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। कुछ भी एक फिक्स करो,
है ना। अगर आपकी सेकेंड टाइम कोचिंग है और आप एक नाइट आउल हो तो आप मिनिमम 9:30 पे आप सिटिंग पे अपने आ जाओ, और 9:30 से आपको बीच में 2-3 ब्रेक प्लान करके 5 AM तक कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नाइट आउल नहीं हो तो फिर आप 9:30 बजे के आसपास अपना होमवर्क वगैरह कुछ कुछ जो भी आपके कोचिंग का वो कर लो, 11 तक आप पढ़ो, आप सो जाओ, सुबह 5-6 बजे से आप फिर से उठो और फिर अपने कोचिंग के पहले तक आप पढ़ो। ये सेकंड शिफ्ट के बच्चों के लिए। जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे होते हैं उनके पास तो जैसे ही आप कोचिंग से आते हैं आपको अपना रेस्ट करना है थोड़ा सा और खाना खाना है, 1 घंटे का आप समय उसके लिए निकाल दीजिए। उसके अलावा रात में 10 साढ़े 10 बजे तक मिनिमम पढ़ना है और सुबह फिर उठ के पढ़ना है और फिर अपनी कोचिंग जाना है। तो ये शेड्यूल अगर आप कोटा में रह रहे हैं तो मोटा माटी आपको ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम अपने आप को एग्जॉस्ट कर लें। क्लास में एक ऐसा सर्कल बना के रखिए जहाँ पे रेगुलर डिस्कशन हो रहा, टेस्ट का डिस्कशन हो रहा, पढ़ाई से रिलेटेड हो रहा, कुछ इधर उधर की बातें भी हो रही, थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा, फिर क्लासेस भी अच्छी हो रही है ना। तो अगर आप ऐसा एक ग्रुप अपना ढूंढ पाए तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, साथ में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप ऐसा है कि रात में जाग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही, आपको एकदम से लगने लगा कि यार नहीं पढ़ पा रहा, नहीं दिक्कत हो रही है, तो आप हॉस्टल में 1-2 फ्रेंड्स अपने बना के रखिए। कभी आप उनके रूम में चले जाइए, कभी वो आपके रूम में आ जाए, साथ में मिलके बैठ के कुछ खा लीजिए, कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, कोई टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, तो आप अपना माहौल थोड़ा लाइट बना पाएंगे। देखिए ये काफ़ी टेंस्ड रहने का फेस है आपके लिए, यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मेरे को भरोसा है कि आप कर लेंगे, आप आसानी से इससे कोप अप कर लेंगे। ये तरीका है आप कैसे अपने कोचिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा एक फॉर्मूला बता देगा जो फॉर्मूला आप लगा के और तुरंत आप हाई स्कोर कर लेंगे, तो नहीं होगा। समय दीजिए, हर मॉक टेस्ट में 30-40 मार्क्स इंक्रीज करने का ट्राई कीजिए। अगर आप लोअर रेंज में हैं, अगर आप हायर रेंज में हैं तो कोशिश कीजिए आप कंसिस्टेंट रहें, प्लस 5 मार्क्स 10 मार्क्स रेगुलरली इंक्रीज करें, है ना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छे रैंक के साथ आप नीट एग्जाम में सिलेक्ट होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच।